हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो अब अपन चालू करते हैं अपने इस नए लेक्चर से। हमने प्रीवियस क्लास में कलेक्टिव बार्गेनिंग स्टार्ट किया था और आज इस क्लास में हम उसे एंड करेंगे। साथ ही में हम PYQ भी देखेंगे और मिसलिनियस क्वेश्चंस भी देखेंगे। और एक और क्वेश्चन है 2025 का जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो देखते हैं कि आप लोगों को वो आएगा या फिर नहीं। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं। सिर्फ हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग में एक टॉपिक बचा था, दैट इज़ बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो आज हम उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम बेसिकली एक लेमन लैंग्वेज में अगर हम समझें कि बिहेवियरल थ्योरीज क्या होती है, मतलब क्या मीनिंग है, क्या बताना चाह रहा है ये कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में, तो हम देखते हैं कि इसका मतलब होता है पर्सपेक्टिव या फिर अलग अलग लेंसेज या फिर अलग अलग इंटरप्रिटेशंस जो कि बड़े बड़े स्कॉलर्स ने कलेक्टिव बार्गेनिंग को समझते हुए दी थी। तो ये हमें उनके बारे में बताता है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन, एक वाइडर अंडरस्टैंडिंग हमें इस टॉपिक के बारे में इस थ्योरीज के थ्रू हमें मिलती है। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरी क्या है? फर्स्ट थ्योरी है गेम थ्योरी। ये गेम थ्योरी क्या बोलती है? इसके अंदर जो दोनों पार्टीज़ होती है, दैट इज़ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं या अगेंस्ट होते हैं। यानी अग्रीमेंट बनने के लिए किसी एक को हारना पड़ेगा और किसी एक को जीतना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके जो सम क्या होता है वो ज़ीरो, इसीलिए इसे ज़ीरो सम गेम थ्योरी बोलते हैं। यानी मतलब अगर एम्प्लॉई को चाहिए कि हमें 20% वेजेस इंक्रीज़ हो, तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर को हराना पड़ेगा इस अग्रीमेंट में या फिर इस नेगोशिएशन में एक अग्रीमेंट में पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिकली एक नेगेटिव इंटरप्रिटेशन है कलेक्टिव बार्गेनिंग की। सेकंड थ्योरी बोलती है सोशल एक्सचेंज थ्योरी। ये थ्योरी क्या बताती है? ये थ्योरी बताती है कि नहीं, ये नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव टर्म है। इसमें क्या होता है कि जो दोनों पार्टीज़ होती है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, दोनों आपस में मिलके एक म्यूचुअल बेनिफिट के लिए अग्रीमेंट बनाती है। दोनों ऐसा नेगोशिएशन करती है जिसमें दोनों का फ़ायदा हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर एम्प्लॉयर जो है या मैनेजमेंट जो है वो चाहता है कि मेरी 20% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, ठीक है, तो और साथ में वो ये भी बोलता है कि ठीक है, हम 20% वेजेस जो है इंक्रीज़ करने के लिए रेडी हैं, तो इससे क्या होगा? इससे दोनों का फ़ायदा होगा, कंपनी का भी फ़ायदा होगा और एम्प्लॉयज़ का भी फ़ायदा होगा। तो इसे बोलते हैं सोशल एक्सचेंज थ्योरी। इसमें क्या होती है? दोनों की विन विन सिचुएशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सपेक्टिव या नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग का? वो है पावर थ्योरी। पावर थ्योरी अगर आपको पता हो तो हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में इसको डिस्कस किया था कि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो पावर इम्बैलेंस पे बहुत डिपेंड करती है। यानी जिसकी तरफ पावर इंक्लाइंड होगा, अग्रीमेंट जो बनेगा फाइनल, वो किसके फेवर में होगा? जो पार्टी पावरफुल है, या फिर नेगोशिएशन भी उसी के फेवर में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी वर्क फ्रॉम होम देती है बहुत ज़्यादा, या फिर उसका इंटायरली काम वर्क फ्रॉम होम से चलता है, तो जो यूनियन है वो क्या होगी? वो वीक होगी। अगर यूनियन वीक होगी तो अगर सपोज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी तो यूनियन इतना अच्छा अपना स्टैंड नहीं रख पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? जो भी नेगोशिएशन होगी वो एक एम्प्लॉयर के फेवर में ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसी को ही एडवोकेट करती है ये पावर थ्योरी। ये इसी का मतलब एक टाइप ऑफ एक ब्रांच, एक कलेक्टिव बार्गेनिंग का एक फेस ये पावर थ्योरी बताती है। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। ये थ्योरी क्या बताती है कि भाई कलेक्टिव बार्गेनिंग में क्या होता है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई अपने अपने ग्रुप के साथ रिकॉग्नाइज करते हैं अपने आप को, या फिर एक आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करते हैं विद देयर ओन ग्रुप, और फिर बाद में नेगोशिएशन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक घेटोसाइजेशन हो जाता है कि वो सिर्फ अपने ग्रुप के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है और सामने वाले ग्रुप को वो एंटी समझते हैं। तो एक फिलॉसफी आती है वी वर्सेस देम, डायनामिक क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इंटरप्रिटेशन है किसका? कलेक्टिव बार्गेनिंग का। ठीक है, फिर नेक्स्ट एंड लास्ट आता है एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग। इसके अंदर क्या होता है?
स्कॉलर्स बोलते हैं कि भाई कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एटीट्यूड बिल्ड होता है, यानी जो भी जैसा भी आउटकम निकलेगा उससे जो एटीट्यूड बिल्ड होगा वो आगे जाके अगले नेगोशिएशन में या अग्रीमेंट में हेल्प करेगा। फॉर एग्जांपल अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग सक्सेसफुल हो गया तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड करेगा दोनों के बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के बीच में, जो आगे की नेगोशिएशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा बिहेवियरल थ्योरीज और इससे हमारा जो कलेक्टिव बार्गेनिंग चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके PYQ देखते हैं, साथ में ये मिसलेनियस क्वेश्चन और 2025 का जो क्वेश्चन आया हम वो भी इसमें आज पूरा कवर कर देंगे। 2006 के अंदर पूछा गया था डिस्कस द बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस, एंड आई होप कि अब आप इसको अच्छे से डील कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसेशन बार्गेनिंग, एंड उसी साल में पूछा गया था इनसाइड कॉन्ट्रैक्टिंग। तो अपन एक एक करके इनकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। ठीक है, कंसेशन बार्गेनिंग क्या होता है, एक नाम से समझो आप। कंसेशन का क्या मतलब होता है कि अपन किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं या फिर हम अपनी डिमांड थोड़ी कम कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम इसी पे ही होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉई की सैलरी 50,000 है और वो चाहता है कि यार ठीक है, वो एम्प्लॉयर को बोल रहा है कि यार मेरी 40,000 से कम मत करना, तो भाई ऐसा क्यों, ये ऐसा सडनली ऐसा क्यों? क्योंकि जनरली हम क्या मानते हैं, अगर 50,000 है तो एम्प्लॉई चाहेगा कि उसकी 50,000 हो जाए, आई एम सॉरी 60,000 सैलरी हो जाए, लेकिन अब वो चाह रहा है कि यार 40,000 से नीचे ना हो। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि या तो उसके पास डर है कि अब कंपनी क्या कर देगी, ले ऑफ कर देगी, तो उसको अपनी जॉब बचाने के लिए ये नेगोशिएशन या फिर ये बार्गेनिंग करनी पड़ती है। अभी जैसे TCS ने अपने 12,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करा है, ठीक है, तो वैसे और भी कंपनीज करती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या होता है, कंसेशन बार्गेनिंग की जाती है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ के साथ होती है, एम्प्लॉयर के साथ भी हो सकती है। जैसे कि अगर एम्प्लॉयर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है लेकिन उसको चाहिए कि एम्प्लॉयज़ रहे, तो फिर ऑफ कोर्स उसको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को अपनी जॉब प्रिजर्व के लिए। अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स दोनों को मिलके एक ऐसा, ठीक है, दोनों को कहीं ना कहीं काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ताकि कंपनी क्या रहे, कंपटीशन को सर्वाइव कर जाए। ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, लॉन्ग टर्म वाइबिलिटी एंड फॉर बिकॉज ऑफ बार्गेनिंग पावर इम्बैलेंस। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि कंसेशन बार्गेनिंग क्या होता है। उसके बाद अब इसके मैरिट्स डीमेरिट के सिचुएशन में होता है, इसके आप अपना पूरा आंसर बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनसाइड कॉन्ट्रैक्टिंग। तो क्या होता है इनसाइड कॉन्ट्रैक्टिंग? अब कॉन्ट्रैक्टिंग तो हम जनरली वर्ड सुनते हैं जब कंपनी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है या फिर अपना काम आउटसोर्स करती है टू BPOs या थ्रू BPOs। जैसे कि अब किसी को ऐप की बैक एंड सर्विसेज चाहिए तो कंपनी ये खुद ना करके दूसरों को देती है फॉर टेक्निकल एक्सपर्टीज़। पर अगर जब ये कंपनी खुद के एम्प्लॉयज़ को विद इन अ कंपनी दे तो उसे बोलते हैं इनसाइड कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि ये टेम्परेरी नेचर का होता है। ठीक है, तो एक टाइप का एम्प्लॉयज़ के ऊपर खुद का रूटीन काम तो करना ही है, साथ में ये स्पेशलाइज टास्क भी करना है। ठीक है, साथ में उसके लिए उन्हें एडिशनल कॉम्पनसेशन भी मिलेगा। फिर अब हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस में इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स या फिर चैलेंजेस हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरिट्स में क्या होगा, कंपनी को एक तो कॉस्ट बचेगी, जो बाहर देती थी कंपनी अब अपने एम्प्लॉयज़ को देगी। अब एम्प्लॉयज़ के पास एक तो काम भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, प्लस उनकी स्किल्स भी बढ़ रही है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन भी इंक्रीज़ होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। पर अगर हम साथ में चैलेंजेस देखें तो अभी एक्स्ट्रा काम आ रहा है तो उसकी वजह से उन पर ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, उनके रोल एम्बिग्यूटी होगी कि भाई अपनी प्रोडक्टिविटी या फोकस कहाँ ज़्यादा रखें, अपनी रूटीन टास्क में या फिर स्पेशलाइज टास्क में। ठीक है, फिर वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन होगा और इससे इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है। तो ये हमने मिसलेनियस क्वेश्चन दोनों डिस्कस कर लिए। अब अपन आते हैं अपने 2025 के क्वेश्चन पे। क्या बोलता है वो बोल रहा है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन डेमोक्रेटाइज workplace while collective bargaining institutionalized conflict and we have to critically evaluate this। तो फिर
2 मिनट इस क्वेश्चन को पॉज करके देखो कि ये पूछ क्या रहा है, क्या डिमांड है और कैसे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट करना है हमें, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं इसको। वर्कर पार्टिसिपेशन ब्रिंग डेमोक्रेसी एट वर्क प्लेस, इसका मतलब ये है। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको पॉजिटिव लिखने हैं ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन बिगिन होगा वो ऐसे होगा, वाइल कॉन्ट्रैक्टिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट। अब आप में से बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसमें WPM का तो ये पॉजिटिव बोल रहा है, लेकिन कलेक्टिव बार्गेनिंग का ये स्टेटमेंट में नेगेटिव दे रहा है। ऐसा नहीं है, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का पॉजिटिव ही है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को रिकॉग्नाइज करता है, साथ में वो ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करता है कलेक्टिव बार्गेनिंग जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्या हो, रिजॉल्व हो। कैसे? तो हमने पढ़ा है कि भाई वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ना, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक नेगोशिएशन के लिए कि ताकि दोनों आपस में आए, बातें करें और एक कंसेंचुअल अग्रीमेंट जो होता है वो प्रिपेयर करे। वो कलेक्टिव बार्गेनिंग रूल्स बनाता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या करता है, एक दूसरे के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या फिर जो भी डिमांड्स होती है उनको एक प्रॉपर नेगोशिएशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अपन एक बार ढंग से देख लेते हैं कि हाउ कलेक्टिव बार्गेनिंग इंस्टीट्यूशनलाइज कॉन्फ्लिक्ट। तो फर्स्ट इट क्रिएट्स अ फॉर्मल प्लेटफॉर्म, देन इट ट्रांसफॉर्म कन्फ्रंटेशन इनटू नेगोशिएशन। फिर वो लेजिटिमाइज करता है दोनों के इंटरेस्ट को। ऐसा नहीं है कि नहीं आपकी फालतू है, उसको ढंग से उसको कंसीडर करता है और दोनों को आपस में रखता है। एक बिल्कुल फॉर्मल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर प्रोवाइड करता है और कंटिन्यूस एडजस्टमेंट एंड ब्रिंग्स इंडस्ट्रियल पीस। तो ये पॉइंट्स ना बिल्कुल एक क्रक्स है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। उसके बाद क्या पूछा था, इसमें क्रिटिकल इवैल्यूएशन पूछा था जिसमें हमें WPM और कलेक्टिव बार्गेनिंग के नेगेटिव लिखने थे और साथ में उसको कंक्लूड करना था किसके साथ, दोनों का सप्लीमेंट्री रोल के साथ। ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अपने प्रीवियस क्वेश्चन में। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगा होगा। सिर्फ इसमें एक छोटा सा यही पॉइंट था कि हाउ इट इंस्टीट्यूशनलाइज कॉन्फ्लिक्ट, वो मैंने रिजॉल्व कर लिया है वो। तो अब ये कलेक्टिव बार्गेनिंग आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही में अब जो हम क्या करेंगे, अब हम 2025 के जो सारे इंडस्ट्रियल रिलेशन के PYQs हैं हम वो एक साथ डिस्कस करेंगे। ऐसे करके 2024 के, 23 के, 22 के, 21 के 5 साल के क्वेश्चंस इंडस्ट्रियल रिलेशन के सारे डिस्कस कर लेंगे। तो जिससे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो वापस क्लियर हो जाएंगे, प्लस हमें एक आंसर राइटिंग का फॉर्मेट भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।